आज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति आप लोग जानते ही हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। धर्म हिंदू मुस्लिम, जाति अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस सब के बारे में। और लैंगिक मसले जो लिंग से जुड़ा हुआ मसला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैंगिक मसले, फिर पढ़ेंगे धर्म और फिर पढ़ते हैं जाति के बारे में। तो देखिए लैंगिक मसले होता क्या है। देखिए लैंगिक मसले लिंग के आधार पे हम दो चीज बांटते हैं, एक को हम बोलते हैं पुरुष और एक को बोलते हैं महिला। तो एक तो अंतर होता है जैविक अंतर, बायोलॉजिकल अंतर कि ये पुरुष है और ये महिला है। लेकिन एक टर्म आता है जेंडर, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक। ये जो जेंडर शब्द जो है ना, जो लैंगिक शब्द है, कुछ चीजों का ना समाज ने बनाया है। वो बनाया किस आधार पे है? तो काम के आधार पे कि अरे ये पुरुषों का काम है और ये महिलाओं का काम। किसने कहा कि ये काम पुरुषों का है? किसने कहा कि महिलाएं ही किचन में जाएगी, पुरुष नहीं जाएंगे? तो ये जो आधार है उसको हम बोलते हैं जेंडर। तो एक तो अंतर है बायोलॉजिकल, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको नेचर ने ही बनाया है। लेकिन कुछ को हमारे समाज ने बनाया, सोसाइटी ने उसको गढ़ा है। तो इसी लैंगिक मसले पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन है। श्रम को जो है ना, हमने मेहनत को बांट दिया है। किसके आधार पे? लिंग के आधार पे कि भाई ये महिलाओं का काम है, ये पुरुषों का काम। घर के अंदर साफ सफाई का काम किसका? महिला का। कपड़ा धोने का काम किसका? महिला का। खाना बनाने का काम किसका? महिला का। पुरुष का काम क्या है? बाहर वाला काम किसका? पुरुष का। भारी काम को उठाने वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम सब किसका? पुरुष का। ये जो हमने लिंग का, श्रम का लैंगिक विभाजन किया है। और इसका मतलब क्या होता है? लिंग के आधार पे, मतलब पुरुष और महिला के आधार पे हमने काम का बंटवारा किया है। जैसे घर के अंदर का अधिकतर काम कौन करेगी? औरत। अब पुरुषों द्वारा बाहर के काम काज किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है? सार्वजनिक जीवन पे पुरुषों का वर्चस्व हो जाता है और दूसरी ओर महिलाओं को घर की चार दीवारी में समेट के रहना पड़ता है। क्योंकि पुरुष जो है घर से बाहर जाता है, घर से बाहर जाएंगे उनका वर्चस्व चलेगा, लेकिन महिलाएं नहीं। समझे ना? तो श्रम का जो हमने लैंगिक विभाजन किया। अब इसका देखिए गतिविधियां। अब पुरुष का देखिए कितना टाइम लग रहा है, महिला आमदनी वाले काम, कमाने वाला काम में पुरुष 6 घंटा टाइम लगाता है और महिला सिर्फ 2.5 घंटा। तो देख रहे हैं, यानी कि महिला को औसतन काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। घर के काम में पुरुष सिर्फ 30 मिनट काम करते हैं, सिर्फ आधा घंटा, और महिला 5 घंटे। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। यहाँ तक अगर महिला कोई बाहर का भी काम करती है, वो भी घर पे आएगी, काम करेगी। करती है कि नहीं? जैसे पुरुष भी काम करते हैं बाहर में, अब महिलाएं भी घर बाहर में काम करती है, दोनों काम कमाते हैं। तो पुरुष जाएगा तो गप्पे लड़ाएगा, दारू पिएगा, बैठेगा, टीवी देखेगा। लेकिन महिलाएं काम से आएगी घर पे, सीधे किचन में घुसेगी या बाथरूम में घुसेगी। समझे? घर के काम में देख लिया गप्पेबाजी, पुरुष देखिए 1.25 घंटा, महिलाएं ये भी तो गप्पेबाजी में कम नहीं है, टाइम निकाले लेती है। चलिए बिना काम के फुर्सत का पल 3.5 घंटा मिलता है पुरुष को, महिलाओं को मिलता है 4 घंटा। क्यों? क्योंकि पुरुष बाहर में है, खाना बनाने के बाद इनको टाइम मिल जाता है। सोना, अपने शरीर की साफ सफाई करना, पढ़ना वगैरह में पुरुष को मिलता है 12.5 घंटा और इसको मिलता है सिर्फ 11 घंटा। इसमें से सबसे अंतर आपको आमदनी वाला काम में दिख रहा होगा और घर के काम में दिख रहा होगा। ये काम हमने किस आधार पे बांटा है? लिंग के आधार पर। समझे? लेकिन देखिए यहाँ पे आप बड़े बड़े होटल में जाइएगा तो शेफ के तौर पे आपको कौन दिखेगा? पुरुष दिखेगा। कभी बड़े होटल में गए हो जहाँ पे महिला खाना बनाती है? बहुत कम। जो भी होटल में आप लोग खाने के लिए जाते हो वहाँ पे कौन शेफ है? पुरुष। लेकिन घर पे शेफ कौन है? लेकिन कमाने वाला बात होगा तो पुरुष का खाना बना सकते हैं, लेकिन घर में पुरुष खाना नहीं बनाएंगे। देखिए ना, जो बड़े बड़े हलवाई है वो भी देखिए घर में खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन बाहर जाके बनाएंगे। तो ये काम का बंटवारा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी जो अधिकार शोषण हो रहा है महिलाओं को, उसी को लेकर एक आंदोलन चला जिसको हम बोलते हैं नारीवादी आंदोलन। तो नारीवादी कौन है? तो नारी और नर, महिला और पुरुष के लिए एक समान अधिकारों की मांग करने वाले को ही नारीवादी कहते हैं, फेमिनिज्म बोलते हैं। जो नर और नारी के लिए एक समान अधिकार। एक समान अधिकार है क्या? आप एक ही काम को पुरुष कर रहा है, उसी काम को महिला कर रहा है, वेतन क्या मिल रहा है? इसको अलग मिलता है और इसको हो सकता है उस काम के लिए वेतन ज्यादा मिलता है, इसको कम मिलता है। तो ये गलत है ना? सेम काम है। और दूसरी बात, महिला पुरुष को दूसरा काम दिया जाता है, महिला को दूसरा काम दिया जाता है। घर के अंदर वाला, घर के बाहर वाला। इसको टीचर के तौर पे अगर मम्मी को बोलोगे टीचर बनना है मम्मी, तो मम्मी हाँ कर देगी। लेकिन मम्मी को बोलो मम्मी ड्राइवर बनना है, मम्मी हाँ करेगी। तो ये काम का बंटवारा किस आधार पे हुआ? जेंडर के हिसाब से नहीं। तो महिला को ये सब काम करना शोभा नहीं देता। मम्मी डॉक्टर बनना है, बन जाओ बेटा। नर्स बनना है, बन जाओ बेटा। टीचर बनना है, बन जाओ बेटा। प्रोफेसर बनना है, बन जाओ।
ट्रक ड्राइवर बनना है, बनने देगी नहीं, तो कुछ काम नहीं करती है, बात समझे। तो ये जो बंटवारा है, तो इसी को नारीवादी कौन से लोग हैं जो महिला और पुरुष के लिए एक समान अधिकारों की मांग करते हैं, अधिकार समान हो। यही रूप आंदोलन का ले लिया। राजनीतिक और वैधानिक दर्जों को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को क्या बोलता है, नारीवादी आंदोलन। समझते हैं भाई, राजनीति में पहले महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, बात समझे। भारत में 1947 सबसे पहले स्विट्जरलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया 1890 या 95 ईस्वी में, थोड़ा सा इसको देख लेना। इससे पहले किसी भी देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं माना था। और हमारे भी यहाँ कल्चर में वो कहावत काफी पॉपुलर कहावत है, कौन सा, कि लड़की का दिमाग घुटना में होता है, समझ रहे। इसका मतलब उन लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता, औरतों का दिमाग कहाँ होता है, घुटना में। तो पहले तो वोट देने का भी अधिकार नहीं था, तो राजनीतिक और वैधानिक दर्जा में वो आगे बढ़े, इसकी बात थी। शिक्षा और रोजगार के अवसर, आज भी महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, आज भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, जानते हैं ना। जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार में भी आपके ही परिवार के लोग कहते हैं नहीं ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो वहां पे तो पुरुषों की वर्चस्वता रहेगी। तो अवसरों और शिक्षा को बढ़ाने की मांग, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में मांग है, बराबरी है। परिवार में देखिए आपने कौन सा काम कितना कर रहा है, प्लस व्यक्तिगत जीवन में भी बराबरी ने, पारिवारिक जीवन में महिला कमाएगी, लेकिन डिसीजन उसके पैसा का भी कौन लेगा, पुरुष लेगा। तो समझे, तो यही था नारीवादी आंदोलन कि इन सब में बराबरी की मांग करना, अधिकार नहीं बराबरी मांगना। अभी देखिए भारत में 50% वो है महिला की संख्या है ऑलमोस्ट, लेकिन भारत के संसद में सिर्फ 8% हिस्सेदारी है, आई थिंक 8 या 14% हिस्सेदारी है। तो ये देखिए है ही नहीं, भागीदारी ये नहीं है, तो इसी को कहा गया। अब देखिए हम महिला को किस तरह से जानते हैं, एक आदर्श स्त्री की कुछ वानगी देखते हैं। एक अच्छी महिला वो होती है जो सास और अपनी बहू या बेटी के साथ चुपचाप टीवी पे देखती है, टीवी देखती रहती है, ये आदर्श महिला। देखिए कितना शांति से बैठी हुई है। फैशन वाली महिला ऐसे रहती है, कम कपड़े पहनती है और गुलदस्ता लेके चलती है, ये है फैशन वाली महिला। घर के लिए, समाज के लिए अच्छी महिला कौन है, जो पोछा भी लगाती है, बर्तन भी धोती है, खाना भी बनाती है, ये सब, जिसके 10 हाथ है, ये काम ये काम ये काम ये काम, ये है अच्छी महिला। और भाभी सास ससुर के लिए, जो अपना बेटा शादी करेगा वो दहेज के रूप में देखती है उस महिला को। जैसे तुम्हारे भैया ने भी मोटा दहेज लिया है, नहीं लिया बे फिर देखिए तेरे को बताओ फिर देखिए, फिर नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी कैसे होगी महिला के रूप में, चुपचाप वस्तु के रूप में, कुछ न बोलेगी, जो बोलेगा वो करेगी। तो महिलाओं को देखिए हम किस तरह से देखते हैं, समाज हमारा किस तरह से देखता है, तो ये गलत है ना, समझे। आज भी देखिए हम फेयर लवली का प्रोजेक्ट, फेयर लवली का पहले जो एडवर्टाइजमेंट आता था क्या होता है, जितना भी क्रीम का एडवर्टाइजमेंट आता था क्या होता है, गोरा बने। क्यों भाई गोरा बने, काला ठीक नहीं है, होता है कि नहीं होता। तो ये सब है, हम इस तरह से देखते हैं महिलाओं को। अब देखिए नारीवादी आंदोलन, भाई अधिकारों की बराबरी की मांग किया, कानूनी राजनीतिक रूप से, परिवार में, शिक्षा और रोजगार में जो आंदोलन आया उसी को नारीवाद। इसकी कुछ विशेषता थी, यह आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पे उनकी पकड़ की वकालत करता है कि राजनीति में अधिकार ज्यादा मिलेगा, सत्ता में ज्यादा से ज्यादा लोग, ये लोग चुन के आएंगे, महिलाएं आएगी तो महिलाएं अपना काम कर सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को स्थानीय शासन में एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए स्थानीय शासन जानते हैं ना, पंचायत लेवल पे, यहाँ पे एक मुखिया बनी महिला फीमेल, और यहाँ पे कोई मुखिया बना कोई पुरुष मेल बना। अब इसने जो काम किया, यहाँ पे उसने काम किया जल वाला, कि भाई जल सबको मिलना चाहिए, शौचालय वाला, इसने ये काम किया। इसने क्या काम किया, सड़क वाला। अब देखिए दोनों बने मुखिया, लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में जल का काम किया, शौचालय का, इन्होंने सड़क का। क्यों, इसलिए नहीं कि यहाँ पे सड़क की कमी थी, इसलिए दोनों का सोच बेसिक अंतर है। महिलाएं देखेगी कि भैया खाना बनाना रहता है, कपड़ा धोना रहता है, हमको दूसरे के कॉल पे, चापाकल पे से पानी लाना पड़ता है, टाइम लगता है, लाइन लगना पड़ता है, पहले पानी का झंझट खत्म हो। देखे शौचालय में दूर जाना पड़ता है, खेत खलियान सब में रिस्क है, डेंजर है, शौचालय बनाओ सबके घर में। तो महिला जब मुखिया बनती है तो बेसिक काम करती है। पुरुष कुछ इस सब से मतलब है नहीं, कहीं भी लोटा लेके खड़ा हो जाते हैं, पटरी पे बैठ जाते हैं, देखे तो उसको कोई पड़े, उनको तो गाड़ी चलाना है, आगे गप्पे लड़ाना है, साइकिल लगे हुए, उस गाँव, तो उन्होंने सड़क पे ध्यान दिया, विद्यालय पे ध्यान दिया, बात समझे। तो इन दोनों का सोच ही अंतर है। तो जब इनको अपना अधिकार मिलेगा तो वो लोग अपने हिसाब से कानून बनाएंगे।
महिलाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर रखने और घर के सभी काम का बोझ डालने का विरोध शामिल है कि भाई महिलाओं को घर के 4 दीवारी में मत रखिए। पितृसत्तात्मक परिवार को मातृसत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर करना, यानी कि जो पितृ प्रधान देश है हमारा, समझे, पितृ प्रधान का मतलब है कि वो समाज जहां पे मुखिया की ज्यादा चलती है। मुखिया का मतलब पुरुष मुखिया की ज्यादा चलती है। जैसे आप देखिए किसी घर में बाप का ज्यादा चलता है, चाहे बाप कमाए या माँ कमाए, बाप का ज्यादा चलता है। फिर अगर बाय द वे बाप को कुछ हो गया तो उस घर का जो बड़ा बेटा होगा वो उस घर को संभालता है। तो इस वाले देश को जहाँ पे पुरुष की चलती है उसको बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक परिवार। कि सत्ता किसके पास है? पिता के पास। बात समझे? तो उसको कहाँ पे लाना है? मातृसत्तात्मक, जहाँ पे माँ का चले। क्लियर है? कोई समझने में दिक्कत? भारत में आप देखते होंगे पिता का ज्यादा चलता है, 2 बहन है लेकिन इसके बाद भाई है, फिर भी अगर पिता नहीं है उस घर में तो उस भाई का ज्यादा चलता है डिसीजन लेने में, देखते हैं ना। तो ये है महिलाओं की शिक्षा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय सेवा का समर्थन करना, कि महिलाओं को शिक्षा दीजिए, अलग अलग जगह पे काम करने का मौका दीजिए। महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करना, कि कोई भी शोषण महिलाओं पे हो रहा है उसका विरोध करेंगे। ये है इसकी विशेषता। अब आते हैं महिलाओं का दमन, देखिए कैसे कैसे होता है। एक तो सबसे पहले देखते हैं महिलाओं में साक्षरता दर 54% है, पुरुषों में 76% है। देखिए पहले साक्षर का मतलब समझिए। साक्षर और शिक्षित का मतलब अंतर है। साक्षर वो होता है जो पढ़ना लिखना जानता है। क्या जानता है? पढ़ना लिखना जो जानता है, भाई पढ़ना जानता है, आ ई ए बी सी डी, ये भैया से अनार, ये सब या छोटा मोटा चीज पढ़ता है, उसको हम साक्षर कहते हैं। शिक्षित वो कौन है? जो उस चीजों को समझता है। बात समझे कि नहीं समझे? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए पुरुष कितना पढ़े हैं? 76। 100 में से 76 पुरुष पढ़े हैं और महिला सिर्फ 54। इसका मतलब है कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लड़कियों को 5वीं के बाद नहीं पढ़ाया जा रहा है, कुछ लड़कियों को 10वीं के बाद नहीं पढ़ाया जा रहा है, कुछ लड़कियों को 12वीं के बाद नहीं पढ़ाया जा रहा है। कुछ लड़कियां तो होती ही है गधी, पढ़ना ही नहीं चाहती है, तो वो एक अलग बात है, समझे। लेकिन जो पढ़ना भी चाहती है उसको पढ़ाया नहीं जाता है। बेटा को पढ़ाया जाता है, बाहर बेटा को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बेटी को वो जगह नहीं भेजा जाता है। तो देखिए शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अधिकार हो तो बेटा बेटी दोनों का अधिकार हो ना। ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद, इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे है। ऊंचा वेतन और जो पद में ऊंचा है उसमें पुरुष सबसे ज्यादा, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का ही मौका नहीं मिलता है, एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो कैसे बढ़ेगा? असमान लिंग अनुपात, यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 919 है और कहीं कहीं तो 800 से भी कम था। यानी कि पुरुष कितने हैं? 1000 और महिला कितने हैं? 19। इसका मतलब महिलाओं को मारा जा रहा है, बचपन में ही उसको मार दिया जाता है। और ऐसा घटना बहुत होता था। हरियाणा तो विख्यात था उसके लिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं को बोझ समझा जाता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा। लड़कियां को अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो दूसरे घर में चली जाएगी, तो हमारे घर का क्या फायदा। लेकिन बेटा को पढ़ाएंगे तो वो हमारे ही साथ रहेगा। बात समझे? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। कहिएगा कैसे? तो सुनिए ऐसे। कैसे? तो देखिए जब पुरुष पढ़ता है तो पुरुष बाहर चले जाता है काम करने के लिए, तो घर में टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन जब महिला पढ़ती है तो घर में ही रहती है, तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा देती है कहानी के तौर पे। जब उसको नहाएगी, तौलिया से बाल बनाएगी, शर्ट पहनाएगी, उसी टाइम में अच्छी अच्छी बातें सिखा देती है। तो जब एक महिला पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है, और एक पुरुष पढ़ता है तो सिंपल एक पुरुष पढ़ता है। क्योंकि आप जानते हैं पुरुष किसी बच्चा को देखते हो हर दिन तौलिया से ऐसे रगड़ते हुए नहीं देखते होगे, लेकिन महिला को माँ को देखे होगे। आप लोग भी जितने बच्चे, आपके पापा ने कितना टाइम आप पे दिया होगा? नहीं, हो सकता है कि 10 घंटे तो मैक्सिमम 20 मिनट, लेकिन माँ ने आप पे दिया है 9 घंटा 40 मिनट। तो आप सबसे ज्यादा करीब किसके हैं? माँ के। तो माँ के पास कितना टाइम है आपको सिखाने के लिए? बहुत शर्ट बनाते बनाते ए फोर एप्पल, चंदा मामा दूड़ के, पुआ पकावे पूड़ के सिखाती रहती है कि नहीं है? जॉनी जॉनी यस पापा, ये कौन सब सिखाती है? मम्मी। क्योंकि उनके पास टाइम, अगर पढ़ी लिखी है तो बहुत कुछ सिखा देगी। घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न, घरेलू में घर में मारा जाता है, काम नहीं करती है तो, अगर उठी नहीं टाइम पे या सास को चाय नहीं दी, हस्बैंड को चाय नहीं दी, उत्पीड़न किया जाता है। समाज में भी उनका उत्पीड़न होता रहता है। जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी, अब देखिए संसद में 8% है, इन सब में संख्या नहीं है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम करना, यानी कि महिलाएं अधिकांश किस पे डिपेंड करती है? पुरुष पे। अब जैसे देखिए बहुत सारे पुरुष अपनी महिला सहभागी को पीटते हैं,
अब महिला सहभागी कुछ नहीं कर पाती है जो उसकी पत्नी, क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से किस पे निर्भर है? अपने पति पे। अगर वहां से चली जाएगी, तलाक ले लेगी या कुछ ले लेगी, तो वो जाएगी कहाँ? तो ये किसका कारण है, समझ रहे ना? देख लीजिए बाबू मोशाय। अब आते हैं महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व। देखिए नॉर्डिक देश का मतलब है जो यूरोपियन कंट्री, जो सबसे अच्छे देश है, उसमें महिलाओं की भागीदारी लमसम 40 से ज्यादा है, समझ रहे हैं? अमेरिका में लमसम 20 से ऊपर है, 25 से ऊपर है। यूरोप में 20 के आसपास है, 25 के आसपास है। एशिया में देखो 19 है, खत्म है। यानी कि औसत जो है 25 से नीचे है, 24 है। अब भारत का देखो 11.8%, यानी कि हम औसत से भी बहुत नीचे है। भाई सिंपल सा है, साझेदारी का मतलब कितना है कि जितना प्रतिशत जनसंख्या उतना साझेदारी दो। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 50%, और हमने साझेदारी कितनी दी है? अब विश्व में औसत है 24, ना हम 24 तक पहुंचे, 50% तो दूर की बात है। बात समझे? तो ये कितना है? तो ध्यान दीजिए, राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, और इस मामले में भारत नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या किया। विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? तो भैया सबसे पहले स्थानीय लेवल पे हमने, याद कीजिए स्थानीय शासन जब संघवाद में पढ़ा रहे थे तो हमने महिलाओं के लिए 1/3 सीट फिक्स कर दी थी। यानी कि अगर 100 सीट है तो 33 सीट पे कौन चुनाव लड़ेगी? और इसके बाद जो 67 सीट बचा उस पर भी खड़ा हो सकती है, लेकिन ये 33 पे कौन खड़ा होगी? सिर्फ महिला। तो ये हमने फिक्स कर दिया कि भाई 33 आएगी। इसके अलावा कुछ राज्यों ने 50% कर दिया है। कितना कर दिया? 50% महिला ही खड़ा होगी। 100 सीटें तो 50 को महिला, 50 को, और उसमें हो सकता है खड़ा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमारे संसद ने एक और काम किया कि 2029 से जब चुनाव होगा तो 33% सीट किसको आरक्षित कर दी गई? महिलाओं को। संसद में 33% महिलाएं आएंगी। ये कब से कर दिया? 2029 से। तो ये सब काम आप विधायिका में कर सकते हो। और मैंने बताया जब महिला बनेगी तो महिला अपने हिसाब से चीजों को देखेगी, उनका जो दर्द तकलीफ है वही जानती है। महिलाओं के बारे में अगर किसी पुरुष को कहा जाए बोलने के लिए तो पुरुष क्या अच्छा तरह से समझ सकता है कि महिलाओं को क्या क्या चाहिए, लेकिन अगर एक महिला जानेगी तो महिला अच्छे तरह से बता सकती है। अब देखिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं इस बात के लिए। दहेज को अवैध घोषित कर दिया गया 1961 के नियम से कि दहेज लेना गलत बात है, लेकिन अब दहेज नहीं लेते हैं लोग, अब गिफ्ट लेते हैं। समझे? गिफ्ट है वो, गलत बात, दहेज नहीं है। ठीक है ना? मैंने गिफ्ट लिया बच्चा। पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर हक, जो संपत्ति है उसमें स्त्रियों को बराबर हक मिले, जैसे बेटी को हक मिले। अब बोल ना, अब बोल कि नहीं 3 भाई लूंगा हक, 2 बहन को नहीं दूंगा हक, बेटी का भी हक होता नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। तो पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को भी बराबर हक मिलेगा। यानी कि 2 बेटा बेटी है तो दोनों बेटी को भी हक मिलेगा, दोनों बेटा को। कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि कन्या को जब आप पेट में ही मार देते हो बच्चा को तो उसको कानूनन अपराध घोषित किया कि महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, उसको बर्डन नहीं मानिए। समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, एक जैसा काम के लिए एक जैसा। ये नहीं कि गटर साफ करने के लिए अंकुल को 10 रुपया मिल रहा है और मौसम को 7 रुपया मिल रहा है, काम एक ही है, मिला अलग अलग। समझे ना? ये नहीं होना चाहिए। नारी शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काम होना चाहिए। अब पढ़ते हैं लैंगिक मसला हो गया, अब धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि धर्म, हिंदू धर्म हो या इस्लाम, किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था, लेकिन नैतिक मूल्य जो सभी धर्मों को सूचित करते हैं, राजनीति को धर्म से लिए गए नैतिक मूल्यों के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अब ये अब्बा डब्बा जब्बा आपको नहीं समझ में आया। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते हो। आप कहिएगा धर्म को राजनीति से अलग क्यों नहीं कर सकते हैं? धर्म का मतलब गांधी जी के हिसाब से हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ये नहीं था। जो नैतिक कर्तव्य है वो था। नैतिक कर्तव्य हिंदू धर्म का क्या होता है? मनुष्य का उत्थान होता है। इस्लाम का भी वही बात है, सिख का भी यही बात है, बौद्ध का भी यही बात है। तो इनका भी मानना था कि धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म में वो हिंदू और इस्लाम को नहीं देखते थे। अब बात होता है कि धर्म क्या है। अब मान लीजिए हम आप जिस देश में रह रहे हैं वहां पे 120 करोड़ की जनसंख्या है, तो इन लोगों का अपना अपना धर्म है। जैसे सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक है उसको हम बोलते हैं हिंदू। हिंदू की जनसंख्या लगभग 84 करोड़ के आसपास है ना? हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस्लाम है करीब 20 करोड़ के आसपास। तो यही लोग वोट डालते हैं। जब हम राजनीति में जब धर्म का प्रयोग करते हैं और धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं तो उसी को बोलते हैं राजनीति में धर्म का प्रयोग करना। अरे हम हिंदू हैं, हमको वोट दो।
अरे हम इस्लाम है, मुसलमानों को वोट दो, जैसे जिन्ना ने किया था कि हमें पाकिस्तान बनाना है, मुसलमानों एक साथ आओ। तो धर्म के नाम पर, और जब धर्म के नाम पे वोट मांगा जाता है तो उसी को बोलते हैं, धर्म के नाम पे कुछ किया जाता है तो उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ सिंपल सा एक हुआ कि आप अपने धर्म को दूसरों के धर्म से बेहतर मानते हो। बात समझ गए? तो इसी के बारे में पढ़ने। सांप्रदायिकता क्या है? किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यानी कि मैं हिंदू तो मैं इस्लाम से क्या है, श्रेष्ठ हूँ, और इसके बारे में मैं लॉजिक देने लगूंगा। अरे इस्लाम वाले ऐसे करते, सिख वाले ऐसे करते, बौद्ध वाले ऐसे करते, हमारा हिंदू धर्म ये है, फलना है, चिल्ला है। लेकिन होना क्या चाहिए भाई, मेरा भी धर्म अच्छा है और आपका भी धर्म अच्छा है, अपने अपने जगह पे सब अच्छे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने आदर किया एक दूसरे का, समझे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सांप्रदायिकता कब कहेंगे? जब एक धर्म वाले लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से अच्छा मानने लगेंगे। जैसे याद कीजिए श्रीलंका में क्या हाल हुआ था, तमिल और सिंगली के बीच में एक तरह से धर्म का भी मामला जुड़ गया था ना। सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप। अब यही सांप्रदायिकता जब राजनीति में घुस जाती है तब देखिए क्या होता है, कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग बन जाते हैं कि हमारा है, तुम हिंदू हो, हिंदू को वोट दो, तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम को वोट दो। धार्मिक आधार पे मतों का ध्रुवीकरण होता है। मत क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण का अर्थ है मत जो है, वोट जो है वो बट जाते हैं। ये हिंदू वाले के पास चला गया और ये मुस्लिम के पास चला गया, ये सिख के पास चला गया, इस तरह से। इसी के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशित घोषित करना कि अरे इस जगह पे हिंदू वाले लोग ज्यादा है या इस जगह पे मुस्लिम लोग ज्यादा है तो मुसलमान ही कैंडिडेट बनेगा। बस समझे? यानी कि कोई जगह यहाँ पे 100% जनसंख्या में अगर 80% जनसंख्या है तो मुसलमान को ही खड़ा करो। क्यों? कि मुसलमान को ही वोट देगा। समझे? तो सांप्रदायिक लोगों का चुनाव में प्रत्याशी भी इसी आधार पर घोषित करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा हो जाता है, दंगा हो जाता है। अगर इस तरह की बात होता है, हिंदू मुसलमान को काटने की बात हो जाता है तो दंगा फैल जाता है, इसी को हिंसा और खून खराबा करता है। सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता, उसी दिशा में देश आगे बढ़ने लगता है। और जब देश आगे इस तरह से बढ़ता है तो देश में या तो गृह युद्ध छा जाएगा, नहीं तो देश का बंटवारा हो जाएगा, जैसे 1947 में हुआ था, धर्म के आधार पर जो हमने किया हुआ था, याद है? सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बढ़ जाना। अब वो देश के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने अपने धर्म के बारे में बटेंगे और सोचेंगे बाद में देश का बंटवारा हो जाएगा, जैसे 1947 में हुआ था। अब देखते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि भाई शिक्षा द्वारा आप बताइए कि सभी धर्म का मेन रूप एक ही है। सभी धर्म का मेन रूप है समाज का उत्थान करना, सोसाइटी का उत्थान करना। अब प्रचार द्वारा समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन में जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देना है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है? जो बड़े बड़े लोग हैं जिसको लोग सुनते हैं उनसे कहवाना समाचार के द्वारा, समझे? कि सभी धर्मों का आदर सत्कार कीजिए। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? जब आप अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो उसको हम क्या बोलते थे? सांप्रदायिकता। और यही जब राजनीति में आती है तो क्या होता है वो आप जानते हैं। 2 साल 3 साल पहले दिल्ली में एक दंगा हुआ था, याद है आप लोगों को? उस दंगा क्या था? सांप्रदायिकता था, धर्म के नाम पे हो गया था। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि राज्य जो है ना किसी धर्म को मानेगा ही नहीं। अब देखिए भारत सरकार में हिंदू 84 करोड़ है, इस्लाम लमसम 20 करोड़ है, सिख 2 करोड़ के आसपास है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। लेकिन भारत सरकार का धर्म कोई है? बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। जब कोई सरकार या कोई राज्य, जब मैं राज्य बोलता हूं तो भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है और किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी होती है, तो उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। बात समझे? तो हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है? हमारे देश का कोई धर्म है? सब धर्म है, कोई धर्म नहीं है। हम किसी विशेष धर्म को तो वो जो देते हैं? बिल्कुल नहीं, सभी धर्म हमारे लिए एक से है। क्लियर है? अब देखिए धर्मनिरपेक्ष शासन, कि धर्मनिरपेक्ष शासन कैसे है भारत में? भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा, यहाँ पे सभी धर्म क्या है? समान। ये तो मौलिक अधिकार नहीं है ना। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आप लोगों को, अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है, इसी में किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी है। मौलिक अधिकार का ही चीज दिया है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित कर दिया गया कि धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं मिलेगा, लोगों के हिसाब से मिलेगा, गरीबी के आधार पर मिलेगा, समझे? सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तब मिलेगा, धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार। अब यहाँ पे समझो धर्मनिरपेक्ष का 2 अर्थ है। अब ये समझिए, एक देश है फ्रांस,
और एक देश है भारत, दोनों है धर्मनिरपेक्ष, दोनों है धर्मनिरपेक्ष। फ्रांस भी भारत भी। फ्रांस जो है इतना धर्मनिरपेक्ष है कि इसका राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो किसी भी धर्म में घुसेगा नहीं। क्लियर है? लेकिन भारत का भी धर्म नहीं है, कोई धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अगर किसी में गलत कुछ हो रहा है तो उस धर्म में घुस के उसको ठीक करेगा। जैसे देखिए इस्लाम धर्म में 3 तलाक होता था, इसको खत्म किया कि नहीं किया? 3 तलाक को खत्म, तलाक 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 हो जाता था तलाक, इसको खत्म किया। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अगर किसी धर्म में कुछ गलत हो रहा है तो उसको भारत सरकार ठीक करने के लिए आएगा। क्लियर है? संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का भी निषेध किया गया है। अब जातिगत आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान, क्या क्या हमने प्रावधान किया संविधान में। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, क्या हिंदू धर्म है? नहीं है, लेकिन पाकिस्तान शरिया लॉ है तो इस्लामी है ना। लेकिन भारत का कोई धर्म है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान इज्जत दिया जाता है, इंपॉर्टेंस है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी आदमी कुछ भी धर्म अपना सकता है, उसका पूजा कर सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देंगे। समझे? क्लियर है? क्लास के हिसाब से दे सकते हैं। अब आते हैं जातिवादी। धर्म के बारे में आप समझ लिए, जातिवादी भी राजनीति में घुसी पड़ी है। जातिवाद क्या है? जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना जातिवाद कहलाता है, सिंपल। क्लियर है? वर्ण व्यवस्था क्या है? वही बकवास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके आधार पर पदानुक्रम होता है। ये ऊपर है तो सबसे हाईएस्ट, ये लोअर है तो इसका काम है सबकी सेवा करना, और इसी से बाद में बना जाति। क्लियर है? जाति है जो जाति नहीं है, जाति सो जाति नहीं है। जाति हमारे घर में बैठा है। आपसे भी आज भी कास्ट के नाम पे पूछा जाता होगा, ए कौन जाति की चीतू, गांव में जब जाते होंगे, तो जाति है सो जाति नहीं है। अब देखिए आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुए परिवर्तन कि जाति, देखिए भैया जाति सिंपल सा है। वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म के आधार पे था। क्या था? कर्म के आधार पे था। कर्म के आधार के मतलब क्या था कि जो पढ़ाने वाले होंगे वो ब्राह्मण होंगे, जो रक्षा करने वाले होंगे क्षत्रिय होंगे, जो बिजनेस करने वाले वैश्य होंगे, जो सेवा करेंगे वो शूद्र होंगे। तो इसमें ना कर्म के आधार पे था कि आपका जो कर्म है उसके आधार पे होगा। अगर क्षत्रिय का बेटा ज्यादा पढ़ने वाला है तो ब्राह्मण बन जाएगा, वैश्य का बेटा ज्यादा एकदम ताकतवर है, लड़ने उड़ने वाला है, तो वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय। ब्राह्मण का बेटा जोशीला है पूरा, तो वो क्या बनेगा? क्षत्रिय बन जाएगा। या बिजनेस व्यापार वाला है तो वैश्य बन जाएगा। ये कर्म के आधार पे था, लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया गया? जन्म का आधार, कि जन्म के आधार पे बन गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा, वैश्य का बेटा, शूद्र का बेटा शूद्र। ठीक है? ये वर्ण व्यवस्था था जो जन्म पे आ गया। फिर बाद में जाति बनी। जाति का मतलब सिंपल सा, काम विशेष। ये जाति किस पे बनी? काम पे। लेकिन दिक्कत एक को हो गया कि ये काम वाला है तो जाति, लोहार का मतलब लोहा हुआ पीटने वाला, बड़े लकड़ी वाला, अब वो जाति बन गई। बात समझे? उसका कर्म, उसका काम ही उसका क्या बन गया? पहचान। लेकिन दिक्कत एक को था कि बढ़ई का बेटा बढ़ई करेगा, लोहार का बेटा लोहारगिरी ये करेगा। समझे? उन सब का तो ठीक है, लेकिन लोअर कास्ट का समझिए ना। लोअर कास्ट तो होंगे, एक तो बोलना गलत है, जो लोअर थे जिसका काम था मतलब जानवरों को मारना, तो उनका काम वही रह गया। जानवरों को खाल उतारना, उनका काम तो वही रह गया। नाले नाले का, बिल्कुल, तो वो तो गलत हो गया ना। तो उनका तो कुछ बढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया उसका बेटा वो बनेगा, उसका बेटा वो बनेगा, उसका बेटा वही बनेगा। तो ये जन्म पे आधारित हो गया। तो यही है। तो एक तो जाति का मतलब काम भी हो गया, काम से बहुत जाति बना। ठीक है? आर्थिक विकास भी हुआ, बड़े पैमाने पर शहरीकरण भी हुआ भारत का, साक्षरता और शिक्षा का थोड़ा बहुत विकास भी हुआ, अब व्यावसायिक गतिशीलता भी बढ़ी। अब आते हैं राजनीति में जाति। आज भी गांव में जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है, हम यादव छियो, खड़ा यादव भाई होले, यादव भाई के सरकार बनावे के। ठीक है ना? देखो बट जाति के आधार पे हम वोट आज भी मांगते हैं। यादव भाई इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, सब यादव उसी यादव को वोट देना है। समझे? तो हम चुनाव में करते, तो चुनाव क्षेत्र में मतदाता को जातियों का हिसाब ध्यान में रखना पड़ता है। मतदाता जो प्रत्याशी होते हैं वो देखते हैं, अरे इस जगह पे कितने जाति है मेरे गांव में। जो ग्राम पंचायत होता है देखते हैं, जाति के हिसाब से वोटिंग होता है, और जाति का ही, जिस जाति की संख्या जितनी ज्यादा वही जाति का उम्मीदवार जीतता है।
समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना। समर्थन जब हासिल करना रहता है, अपना वोट नहीं मिलता तो जाति की बात, ए फलना जाति हमरा इस साल मानने रहो, याद हो ना तोरा, सब जाति वाले एक साथ वोट देवी, अब तब बकरा और के कूट अभी जाति वाला के बस समझे। तो क्या करते हैं, भावना उकारते हैं, उकेरते हैं, एक बार जोश में आ जाए, सारा वोट एक तरफ गिर जाए, बात समझे। तो जाति के आधार पे, काम के आधार पे नहीं, किसके आधार पे हमने वोट मांगा, जाति। इससे पहले हमने किसके आधार पे मांगना, धर्म के आधार पे। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी जाति है। कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वो वोट हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि लोग बहुत चीज सोचते हैं। लेकिन देखिए, अब जाते हैं बिहार में यादव जी का सरकार है, तो सब यादव के बीच में हो जाता है यादव का सरकार, लेकिन क्या सभी यादव एक ही यादव को वोट देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारा वोट एक तरफ चला जाता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। राजनीति जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को कैसे प्रभावित करती है, जाति व्यवस्था को कैसे, प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों को अपने भीतर समाहित करके बड़ा बनाने का प्रयास करती है, जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया है। अब देखिए, हर जाति में छोटी छोटी उपजाति होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, एक बड़ी जाति इसको अपने साथ मिलाने का कोशिश करती है। अरे हम सब तो एक ही है, किस लिए, क्योंकि उसका आकार बड़ा हो, और जब आकार बड़ा होगा सब मान लेंगे कि हम सब इतना है, तो क्या करेंगे, वोट करेंगे, वोट करके अपना अधिकार लेंगे, बात समझे। तो राजनीति ने जाति को प्रभावित किया, छोटी छोटी जातियां एक साथ आ गई, क्लियर है। अन्य जातियों के साथ गठबंधन में प्रवेश करने के लिए जाति समूह की आवश्यकता होती है। अन्य जातियों के साथ भी गठबंधन कर लिया जाता है कि अगर हम दोनों मिल जाए तो इस पूरे सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। जैसे बिहार में क्या हो चलता है, जैसे एक समीकरण था माई समीकरण। माई समीकरण का मतलब था MY, M से मुस्लिम, Y से यादव। अगर मुस्लिम धर्म और यादव मिल जाएगा उसका सरकार बन जाएगा, बात समझे। इस तरह का समीकरण था MY। अभी जो समीकरण बना है वो MY में के जोड़ दो, मुस्लिम यादव कुर्मी, अब यादव कुर्मी का गठबंधन बन गया, वोट परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा, सरकार बन जाएगा। तो जातियों में भी क्या होता है, गठबंधन होता है। राजनीतिक क्षेत्र में नए तरह के जातियों के समूह, जैसे पिछड़े और अग्रे जाति समूह आ गए। अब उसमें जानते हो, यह आगे वाला जाति है और यह पिछड़ा जाति है। जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे नहीं तय किए जा सकते, इसका कारण है जाति सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं देती है, और भी बहुत आधार देखती है, काम का, समाज में आधार कैसे है, लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं, बेरोजगारी है या नहीं। तो आर्थिक हितें और राजनीतिक दलों को भी प्राथमिकता देते हैं, अरे ये दल बहुत अच्छा काम करता है, अरे फुल छाप, समझे, तो ये सभी देते हैं। संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं, एक जगह के क्षेत्र में एक जाति के लोग भी नहीं है जो सभी लोग उसी को वोट देंगे। जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में नकारात्मक परिणाम होते हैं। क्या होता है कि लोगों का जो ध्यान है वो जाति पे आ जाता है, मेन चीज पे ध्यान नहीं जाता, जैसे गरीबी पे, विकास पे, भ्रष्टाचार मुद्दे पे, इन सबों पे ध्यान नहीं जाता है। जातीय विभाजन हो जाता है, उससे समाज में तनाव बढ़ता है, यादव गुट इधर हो गया, कुर्मी गुट उधर हो गया, ब्राह्मण गुट इधर हो गया, राजपूत गुट इधर हो गया, तो जाति में समाज में तनाव आ जाएगा, संघर्ष बढ़ेगा, यहाँ तक कि मारकाट भी हो सकती है, जो गांव के चुनाव में काफी होता है। जातिगत असमानता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये तो जाते हैं। अनुसूचित जातियों को हम बोलते हैं SC और इसको बोलते हैं ST। भारत में 16.2% जनसंख्या है और इसका 8.2% जनसंख्या है, ठीक है, जिसमें आरक्षण इसको मिला है 15% और इसको मिला है 7.5%। कुछ है जातिगत असमानता। भारत में देखिएगा कि जो जाति के रूप में ऊपर है वो अच्छे कंडीशन में, जो नीचे में है वो निचले कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा अच्छा काम का ऑप्शन मिला तो वो अच्छा करते ही चले गया। ऊपर से जन्म वाली बात थी, सारा व्यवसाय, तो नीचे वाला जो काम है वो निचला ही करते रह गया। तो आपको जाति के हिसाब से असमानता भी दिखेगी। ऊपर वाली जाति आपको बेहतर दिखेगी, अमीर दिखेगी, लेकिन निचली जाति आपको ज्यादातर गरीब दिखेगी। इसी को बोलते हैं जातिगत असमानता। अब देखिए भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानता है, तो देख लेते हैं। हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव अभी भी किया जाता है। छुआछूत हम अभी मानते हैं, जिसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 द्वारा। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया। आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करते हैं कि नहीं? सब अपनी जाति में विवाह करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे पहले शादी विवाह का बात होता है, कौन जाति? ई जाति, हाँ कर ले, समझे ना। कुछ जातियां अधिक उन्नत हैं और कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी है, क्योंकि हायरार्की। कुछ जातियों का अभी भी शोषण हो रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है फ्री में। चुनाव अथवा मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखना होता है कि इस जाति का कितना बना, इस जाति का कितना बना।
तो छोड़ते हैं आज के लिए, इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या चाहिए आपको, और गधा सब शेयर करो।